हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एफ के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एफ का जो टॉपिक है इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स में रहने के कारण वो अब करंट अफेयर्स छोड़ करके स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि यूपीएससी ने एफ के ऊपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रखा है, तो आप देखेंगे कि हर 2-3 साल 4 साल में एक बार एफ के ऊपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है, कौन सी कंट्रीज ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, ठीक है। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव अगर आप रखेंगे तो एफ का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने अपडेटेड फॉर्म में बनाया, तो अगर आपने एफ का टॉपिक पहले नहीं पढ़ रखा है या फिर अगर आपने पढ़ा है अपडेट नहीं किया है, तो इस वीडियो को देख करके आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एफ के बारे में। देखिए, एफ का दो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इज मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये दोनों चीजें जो है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये उसका वॉच डॉग है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी एक्टिविटीज होते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, उसे देखते रहता है बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, निगरानी रखता है, बेसिकली देखते रहता है कि कौन से कंट्रीज इन सब एक्टिविटीज में इंडल्ज हैं। और जो कंट्रीज इंडल्ज रहते हैं इन सब एक्टिविटीज में, तो उन्हें बेसिकली एफ फिर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। आने वाले वीडियोस में, आने वाले स्लाइड्स में हम लोग बेसिकली देखेंगे कि एफ अगर किसी कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट या फिर किसी कंट्रीज को ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है, उन कंट्रीज के ऊपर में क्या एक्शंस लिया जाता है, तो ये बेसिकली हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो एफ जो उसे सेटअप किया गया था 1989 में, ठीक है। G7 का एक मीटिंग हुआ था पेरिस में, उसी के तहत में एफ को सेटअप किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पता होना चाहिए। जनरली फैक्ट्स पढ़ने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, आपको आपको पता है बात, बट कुछ कुछ चीज़ों का फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो एफ से रिलेटेड पता होना चाहिए। यूपीएससी क्या करेगा, ये G7 को हटा करके यूपीएससी G20 दे देगा, ठीक है, और पेरिस को हटा के कुछ और डेटा दे देगा। तो आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए। ईयर में भी हेर फेर कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए 1989 में हुआ था। इनिशियल ऑब्जेक्टिव जब बना था एफ तो उस टाइम में बस मनी लॉन्ड्रिंग था, कि मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज से बेसिकली ट्रैक करना कि कौन से कंट्रीज इंडल्ज होते हैं उन सब एक्टिविटीज में। बाद में 9/11 यूएस अटैक हुआ था, उसके बाद फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर दिया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक और चीज ऐड हो चुका है, काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो अगर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसका अगर बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है तो उसे भी काउंटर करने के लिए एफ में उसे भी इंक्लूड कर दिया गया है। और ये बेसिकली ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज भी हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स वाले वीडियो में हम लोग बेसिकली डील करेंगे उसके साथ में। जितने भी ट्रीटीज मैं आपको कराऊंगा, जैसे वाजेनार एग्रीमेंट हो गया, एनपीटी हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है ये सब के बारे में। तो न्यूक्लियर वेपन्स वाले सारे वीडियोज में हम लोग डील करेंगे उसके साथ में। एफ का सेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एफ का जो प्लेनरी है, दैट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एफ, और ये हर साल में 3 बार मिलते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए, 3 times पर ईयर, ठीक है। मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स देखेंगे अब हम लोग एफ का। तो एफ में टोटल 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। आउट ऑफ 39, 2 आर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये आपको पता होना चाहिए कि वो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स पता हो चाहे नहीं पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अच्छा से नॉलेज होना चाहिए। एक है आपका यूरोपियन कमीशन और दूसरा आपका जीसीसी, दैट इज द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो ये दो, बार बार कह रहा हूँ, रीजनल काउंसिल्स के ये जो 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द यूरोपियन कमीशन, ईसी, और आपका जीसीसी, ठीक है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक का, सॉरी वर्ल्ड बैंक में कह रहा हूँ, एफ का बेसिकली मेंबर है कि नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेंबर है, ठीक है। क्या हुआ था कि 2006 में, पहले इंडिया 2006 के पहले इंडिया के पास में ऑब्जर्वर स्टेटस था, इंडिया वाजंट अ मेंबर ऑफ एफ। बाद में 2010 में इंडिया बिकेम ए फुल मेंबर इन एफ, ये बात आपको पता होना चाहिए, फुल टाइम मेंबर बन चुके हैं इंडिया। इंडोनेशिया इज द ओनली ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एफ राइट नाउ। सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट। कब यूपीएससी वाला फैक्ट पूछ ले आपको पता नहीं चलेगा, अनलेस इंडोनेशिया फुल टाइम मेंबर नहीं बन जाता है, तब तक ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफ में अभी इंडोनेशिया इज द ओनली ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ एफ, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2023 के प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है, अगर तब तक इंडोनेशिया ये क्या कहते हैं, अगर मेंबर नहीं बनता है तो, ठीक है। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इट्स रीजनल पार्टनर्स, एपीजी और ईएजी, ठीक है। जो बेसिकली जो आपके एफ के रीजनल पार्टनर्स है, ठीक है, एपीजी और ईएजी, उसका भी इंडिया में आपका बेसिकली मेंबर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली एफ का जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, दैट इज आपका ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर पेरिस में, वहीं पे उसका भी आपको सेक्रेटेरिएट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक रैंडम फैक्ट है, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के ऊपर में आजकल 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट वाले, जितने भी
ऐसे ग्रुपिंग्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, तो यूपीएससी पूछ लेता है जनरली। जो फंडिंग होता है एफएटीएफ सेक्रेटेरिएट का, वो कौन प्रोवाइड करता है? वो एनुअल बजट होता है जो जिसमें हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी हमने देखा कि 39 मेंबर्स हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, तो जो 39 मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं और उसी से फंडिंग इकट्ठा करके एफएटीएफ अपना काम करता है। तो ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एफएटीएफ कंट्रीज को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है अगर कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं। तो ग्रे लिस्ट क्या होता है? ग्रे लिस्ट इंक्लूड्स कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग, मतलब आपका टेररिस्ट फाइनेंसिंग और आपका मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। इट सर्व्स एज अ वार्निंग दैट द कंट्री मे एंटर द ब्लैक लिस्ट। द ग्रे लिस्ट इज ऑल्सो नॉन एज द इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट। ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रे लिस्ट का दूसरा नाम इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट भी है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ये ब्लैक लिस्ट के बारे में कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज किसे कहते हैं, तो ब्लैक लिस्ट वाले कंट्रीज जो होते हैं उन्हें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज कहते हैं, ठीक है, या फिर टेरिटरीज कहते हैं। वैसे सेम आने वाले टाइम पे यूपीएससी ये पूछ सकता है कि इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट किसे कहते हैं, ग्रे लिस्ट को या फिर ब्लैक लिस्ट को, या फिर ऐसा कोई स्टेटमेंट फ्रेम कर देगा यूपीएससी। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। तो ग्रे लिस्ट क्या है? ब्लैक लिस्ट होने से पहले वाला स्टेप इज ग्रे लिस्ट, अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो इसमें क्या दिया है कि ये वार्निंग है बेसिकली, कि अगर कंट्रीज को बेसिकली वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर अभी भी तुम टेररिस्ट फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज में इंडल्ज रहोगे तो उस केस में हमें तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डालना होगा। तो ग्रे लिस्ट इज बेसिकली अ वार्निंग कि अपने टेररिस्ट फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग जैसे एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए। ब्लैक लिस्ट जो है, अगर हम लोग ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट इंक्लूड्स नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या फिर टेरिटरीज दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक्चुअली, पहले तो वार्निंग दिया गया, अब अगर वार्निंग के बाद भी इफ दे आर नॉट टेकिंग एनी मेजर्स तो उसे फिर हम लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ये बात पता होना चाहिए। करेंटली ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये 3 देश है जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं। पाकिस्तान नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। यूपीएससी यहाँ पे आपको पाकिस्तान दे देगा, आपको लगेगा कि हाँ टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, तो शायद आप मार्क कर देंगे कि दे आर ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज एंड दैट विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, अब ये 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज है टिल नाउ। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक आप डेट देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर किसी कंट्रीज को एफएटीएफ की लिस्ट में डाल दिया जाता है तो क्या कंसिक्वेंसेस होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लग जाता है उस कंट्रीज पे, ठीक है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वैसे देशों को फिर लोन नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे आईडीए हो गया आपका, वन ऑफ द आर्म्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, जो बेसिकली सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है टू द लो इनकम कंट्रीज। ये हमने वर्ल्ड बैंक के वीडियो में भी देखा था। तो ये सब जो सॉफ्ट लोन्स ये सब होते हैं वो फिर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने के कारण कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको नहीं मिलेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कुछ क्राइसिस आता है उस टाइम पे आईएमएफ आपको लोन नहीं देगा। तो इसीलिए ये एफएटीएफ के अंदर ब्लैक लिस्टेड होने का सजा है, ठीक है। लोन लेने में प्रॉब्लम होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। रिडक्शन इंटरनेशनल ट्रेड, आपका फिर एक्सपोर्ट नहीं होगा, कंट्रीज आपसे गुड्स नहीं खरीदेंगी अगर आप ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं तो। इंटरनेशनली आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। अदर इनिशिएटिव्स टेकन टू डिटर फाइनेंशियल क्राइम्स, तो क्या क्या स्टेप्स लिया गया है इन ऑर्डर टू कर्ब दिस टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक वीना कन्वेंशन है 1988, डायरेक्टली आएगा। वीना कन्वेंशन क्या से एसोसिएटेड है? इन्वायरमेंट वाला नहीं आएगा, याद रखिएगा। इन्वायरमेंट वाला वीना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो हम लोग अलग बात कर रहे हैं। बट अगर 4 ऑप्शंस में कुछ स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी रिलेटेड टू एफएटीएफ पूछता है तो याद रखिएगा कि वीना कन्वेंशन यहाँ पे भी हुआ था 1988 में, जिसका पर्पस था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज जो ड्रग ट्रैफिकिंग से आ रहे हैं बेसिकली हमें उसे क्रिमिनलाइज करना है, ठीक है। और इंडिया इसका सिग्नेटरी, ये बात पता होना चाहिए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर पीटी में क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ वीना कन्वेंशन और नॉट, पता होना चाहिए इंडिया इज अ सिग्नेटरी। दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या चीज से एसोसिएटेड है, तो एफएटीएफ का मनी लॉन्ड्रिंग से एसोसिएटेड है, कि ड्रग ट्रैफिकिंग से जो पैसा आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग ये सब का, उसे कर्ब करना हमारा पर्पस है, ठीक है। दूसरा क्या है, यूएनओडीसी करके एक बॉडी है, इसके ऊपर भी यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था कि यूएनओडीसी के ऊपर में, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, बस पता होना चाहिए आपको। एक है आपका आईओएससीओ, दैट इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसका भी बेसिकली यही पर्पस है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को कॉम्बैट करना, ठीक है, और फ्यूचर मार्केट्स जैसे रिस्क जो है उसे बेसिकली अवॉइड करना, ठीक है। इंडिया इसका भी मेंबर है, याद रखिएगा। वीना कन्वेंशन हुआ, यूएनओडीसी हुआ, या फिर आपका आईओएससीओ हुआ, इंडिया सबका मेंबर है, ठीक है। एक आपका पलेर्मो कन्वेंशन है, ये क्वेश्चन पेंडिंग है आना यूपीएससी में। यूपीएससी डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में ये पूछेगा कि पलेर्मो कन्वेंशन 2003 क्या चीज से एसोसिएटेड है, तो ये भी आपका एफएटीएफ का मनी लॉन्ड्रिंग ये सबसे एसोसिएटेड है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से एसोसिएटेड है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यूएनटीओसी, ठीक है।
इंडिया यूएनटीओसी को ज्वाइन किया था 2002 में और उसे रेटिफाई किया था 2011 में। यूएनटीओसी के ऊपर में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो बात पता होना चाहिए आपको। इट कंपल्स रेटिफाइंग कंट्रीज टू क्रिमिनलाइज मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, वाया डोमेस्टिक लॉज एंड टू कंसीडर ऑल सीरियस क्राइम्स एज मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस। तो वही अल्टीमेटली पर्पसेस वही है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे एक्टिविटीज को कर्व करना, ठीक है। एफएटीएफ का ये पीटी के हिसाब से पढ़ने के साथ साथ आपका मेंस भी मेंस के हिसाब से भी कवर हो गया। तो अगर अदर इनिशिएटिव्स आप लिख सकते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए गए इंडिया और इंटरनेशनली क्या क्या मेजर्स लिए गए, उसमें वीना कन्वेंशन आप डाल सकते हैं, यूएनओडीसी आप डाल सकते हैं, आईयूएससीओ डाल सकते हैं आप, पालेर्मो कन्वेंशन डाल सकते हैं आप, ठीक है। इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए, तो हमारा एक एक्ट है पीएमएलए एक्ट ऑफ 2002, ये हमें पता ही ऑलरेडी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करते हैं हम लोग। और दूसरा एक हमने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट करके खोल रखा है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है यूपीएससी में, बहुत हाई चांसेस है। करंट अफेयर्स में भी ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल विच इज हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको पता होना चाहिए। एक यूपीएससी क्या देगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर को छोड़ करके कुछ और दे देगा, फाइनेंस मिनिस्टर की जगह यूपीएससी कोई और मिनिस्ट्री का नाम दे सकता है, तो पता होना चाहिए कि वो मिनिस्ट्री गलत होगा, ठीक है। और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में जो बॉडी आता है दैट इज द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, उसको वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लर्न कर लीजिएगा दोस्तों, कहने का ये मतलब है। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एफएटीएफ ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्टैटिक का पोर्शन बन चुका है और ये अब लाइक दिस टॉपिक इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में एफएटीएफ के बारे में कि एफएटीएफ जो है वो बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है दैट डिवाइसेस पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। अभी हमने पढ़ा, ठीक है। आईजी बॉडी है, ठीक है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया इज अ फुल फ्लेजेड मेंबर ऑफ एफएटीएफ। अभी हमने देखा कि 2006 के पहले इंडिया के पास में ऑब्जर्वर स्टेटस था, पर 2010 में इंडिया जो है वो एफएटीएफ का फुल फ्लेजेड मेंबर बन चुका है। तो टू स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा, एफएटीएफ मेंबरशिप विल इनेबल इंडिया टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन सस्पेक्ट अकाउंट्स इन नेशंस सच एज स्विट्जरलैंड एंड यूके। तो ठीक है, एफएटीएफ का मेंबरशिप लेने का ये भी फायदा होता है कि आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलने लगते हैं दूसरे कंट्रीज के बारे में, लाइक सेफेस्ट जो सेफ हेवेंस के लिए कंट्रीज बेसिकली ट्रांजेक्शंस करते हैं, वो सब डिटेल्स आप किसी ना किसी तरीके से निकालने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों आंसर राइट है आपका, 1 2 और 3 आंसर होगा, ठीक है। मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स आपके राइट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था वो था कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज, जो न्यूज में मेंशन है उस टाइम पे, वो क्या चीज से रिलेटेड है, तो वो ब्लैकलिस्ट, द कंट्रीज पुट इन ब्लैकलिस्ट बाय एफएटीएफ। अभी हमने यहाँ पे देखा था, किस स्लाइड में देखा था हमने, अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखिए कि जो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज है उसमें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज इंक्लूड करते हैं जो सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि इस बार यूपीएससी ने ब्लैक लिस्ट के ऊपर पूछ लिया कि नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज क्या होते हैं। अगले बार यूपीएससी ये पूछ सकता है कि इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट क्या होता है, ठीक है, वो कहाँ पे दिया गया। तो एफएटीएफ का ग्रे लिस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक सिंगल लाइन में स्टेटमेंट आएगा, इसके अलावा कुछ आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब ये नहीं कि आप बैठ करके रिसर्च किए जा रहे हैं कि अब इंक्रीज मॉनिटरिंग लिस्ट का खोल करके आप देख रहे हो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, वो बैठ करके लर्न किए जा रहे हैं, कुछ काम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ हमने एफएटीएफ का पूरा ये चंक कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया एफएटीएफ क्या है और क्या ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है एफएटीएफ से रिलेटेड या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर और कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। और डेफिनेटली आप बताइएगा मुझे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और कुछ भी अगर आप डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछिएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं फिर।